अब हम लोग बात कर लेंगे वेजिनाइटिस की टाइप्स के बारे में, जो कि तकरीबन इसके कॉजेज़ भी होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया कि कॉजेज़ एंड टाइप्स। इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस एंड नॉन इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस। इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस की पहली टाइप है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस या बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है जो ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती हैं। मैकेनिज्म सेम ही होता है कि जो वेजाइना है उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया लॉस हो जाता है। कैसे लॉस हो जाता है? एंटीबायोटिक्स के यूज़ की वजह से, जो फीमेल यूज़ करती हैं, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और इसके अलावा अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये तीनों वजूहात की बिना पे ऐसा होता है कि जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ से लॉस हो जाते हैं, और इस लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया के लॉस होने की वजह से वेजाइना की जो पीएच होती है वो बढ़ जाती है, यानी अल्कलाइन हो जाती है। जब अल्कलाइन हो जाती है तो इस बैक्टीरिया यानी गार्डनिराला वेजिनैलिस को वेजाइना के अंदर जाके मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाता है, और फिर जो है वो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस की सिम्टम्स आ जाती हैं। ये बैक्टीरियल वेजिनाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, इसका नाम होता है गार्डनिराला वेजिनैलिस। और ये कब मल्टीप्लाई करता है वेजाइना के अंदर? जब वहाँ से लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का लॉस हो जाता है। लॉस क्यों होता है? जो फीमेल्स एंटीबायोटिक्स का यूज़ करती हैं, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, इसके अलावा अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसकी वजह बनता है। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस की सिम्टम्स मेन याद रखने वाली हैं कि इसमें जो फीमेल को डिस्चार्ज होता है ना, वो पतला होता है, थिन होता है, वाइट या ग्रे कलर का होता है, और उसके अंदर से मछली की तरह की स्मेल आती है। मछली की तरह की स्मेल क्यों आती है? क्योंकि ये जो गार्डनिराला वेजिनालिस है, ये जाकर वेजाना के अंदर वोलेटाइल अमाइंस या वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, जैसा कि कैडावीरीन, प्यूट्रीसीन, ट्राईमिथाइलमाइन। तो ये जो तीनों कंपाउंड्स के मैंने अभी नाम बोले, इन तीनों से जो है वो ये एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें से फ़िश की तरह की स्मेल आती है। तो इसी वजह से बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में फीमेल को जो डिस्चार्ज होता है उसकी स्मेल भी ऐसी ही होती है, मछली जैसी। उसके अलावा दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं, तो दूसरी टाइप है यीस्ट इन्फेक्शन कैंडिडियासिस। अब नॉर्मली ये होता है कि वेजाइना के अंदर कुछ मिकदार में कैंडिडा अल्बिकन नामी फंगस मौजूद होती है, लेकिन अगेन वो वहाँ पर ओवर ग्रो क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वहाँ पर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इस कैंडिडा अल्बिकन्स को हद से ज़्यादा प्रोलिफरेट करने से रोक के रखते हैं। ये वजह कि कैंडिडा अल्बिकन बिल्कुल थोड़ी मिकदार में वेजाइना में प्रोड्यूस होती है, बस ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया उसको वहाँ नहीं रहने देते, वहाँ उसकी ग्रोथ नहीं होने देते। लेकिन अगेन यही कि मुख्तलिफ कॉजेज़ की वजह से, अब वो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? वो कॉजेज़ हो सकते हैं अगेन वही एंटीबायोटिक्स का जो फीमेल यूज़ करती हैं, इसी तरह प्रेगनेंसी, इसी तरह डायबिटीज़ का जो शिकार होती हैं या वीक इम्यून सिस्टम का शिकार होती हैं। तो उसमें ये होता है कि जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है वो वहाँ से लॉस हो जाता है वेजाइना से, जिसकी वजह से यीस्ट इन्फेक्शन यानी कैंडिडा अल्बिकन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है, क्योंकि उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया वहाँ मौजूद नहीं रहे। और फिर जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलती है। अगेन मैकेनिज्म वही है कि वही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो है वो रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है वेजाइनल वॉल की, इंटेंस इचिंग एंड बर्निंग। अब इंटेंस इचिंग का मैंने वर्ड यूज़ किया। ये जो कैंडिडा अल्बिकन नामी फंगस होती है ना, जब लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया वहाँ से लॉस हो जाते हैं, तो ये वेजाइना की वॉल के जो सेल्स होते हैं, सुपरफिशियल सेल्स, उनके अंदर इन्वेड करने लग जाती है। उस इन्वेजन की वजह से जो है वो इंटेंस इचिंग देखने को मिलती है। थिक वाइट कॉटेज चीज़ की तरह का डिस्चार्ज होता है, यानी कि दही की तरह का भी कह सकते हैं इसको। जैसे दही होता है, जैसे कॉटेज चीज़ होती है, वैसा डिस्चार्ज फीमेल को होता है, और पेनफुल यूरिनेशन का भी सामना रहता है, और इंटरकोर्स के दौरान भी उसको डिफ़िकल्टी हो रही होती है। इसकी एक टाइप है एरोबिक वेजिनाइटिस। इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस की एक टाइप है एरोबिक वेजिनाइटिस। एरोबिक वेजिनाइटिस नाम से भी जाहिर है, ये वेजिनाइटिस की ऐसी टाइप होती है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? ई कोलाई, स्टेप्टोकोकस, स्टेफेलोकोकस, इंटेरोकोकस। तो ये चारों के जो मैंने नाम लिए हैं, ये कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो जाके वेजाइना में एरोबिक वेजिनाइटिस की वजह बनते हैं। तो इसके लिए जो है वो, अब ई कोलाई कहाँ पे होता है ये मैं पहले बता देती हूँ आपको। इकोलाई नॉर्मली हमारी गट में होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है, लेकिन ये वेजाइना में कैसे पहुंच जाता है? वेजाइना में ये पहुंच जाता है फीकल कंटेमिनेशन की वजह से, और गलत वाइपिंग पोजीशन की वजह से। यानी फीमेल जो वाइप करती हैं वहाँ से वो क्या करती हैं, बैक वाले एरिया को पहले वाइप करके फिर फ्रंट वाले एरिया को करती हैं। तो ये जो बैक टू फ्रंट वाली पोजीशन होती है ना, ये इकोलाई को इजीली जो है वो वेजाइना में ट्रांसमिट करने की वजह बन जाती है। ना सिर्फ वेजाइना में ट्रांसमिट करने की, बल्कि ये यूरिथ्रा में ट्रांसमिट करने की भी वजह बनती है, जिसकी वजह से फीमेल को यूटीआई भी हो जाता है। तो ये जो वाइपिंग पोजीशन है, इसको जो है वो ठीक करना ज़रूरी है। इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है? पहले फ्रंट वाले एरिया को साफ़ किया जाए, फिर बैक वाले को, क्योंकि फ्रंट में मौजूद है वेजाइनल ओरिफाइस और यूरिथ्रल ओरिफाइस, और बैक में मौजूद है एनस। पहले यूरिथ्रा एंड वेजाइना को साफ़ करके पीछे से साफ़ करेंगी तो बैक्टीरिया का चांस कोई नहीं है कि वो आपकी वेजाइना में जा सके। अगर आप पहले एनस को साफ़ करेंगी तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया इजीली आगे वेजाइनल ओरिफाइस है और जो है वो
यूरिथ्रल ओरिफाइस से, तो इजीली उसके अंदर जाके जो है वो एरोबिक वेजिनाइटिस की वजह बन जाएगा। सो मैकेनिज़्म तो तकरीबन वही सेम वाला ही रहेगा कि इन कॉजेटिव एजेंट्स आ जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई वहाँ से लॉस हो जाता है, पीएच जो है वो पीएच रेस हो जाती है, एरोबिक बैक्टीरिया तेज़ी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, प्लस वो ऐसे टॉक्सिन एंड एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं। सिम्टम्स में ये होता है कि फ़ीमेल को डिस्चार्ज जो होता है वो येलो या ग्रीन कलर का होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत बुरी स्मेल होती है उसकी। विजाइनल वॉल की रेडनेस एंड इरिटेशन तो होती ही है, उसके अलावा जलन भी होती है, इचिंग भी होती है और डिसयूरिया का भी शिकार हो जाती है, डिस्पेरियूनिया का शिकार भी हो जाती है। अब इसकी एक टाइप याद रखने वाली है, एरोबिक वेजिनाइटिस में ऐसा होता है कि फ़ीमेल को जो है वो माइल्ड सी ब्लीडिंग भी होती है या फिर समटाइम उसको स्पॉटिंग की शिकायत रहती है, यानी मेंसेस के अलावा भी उसको पीरियड साइकिल के दौरान कभी स्पॉटिंग की शिकायत रहेगी या हल्की सी ब्लीडिंग हो जाएगी। इसी तरह दूसरा मैंने कॉजेटिव एजेंट का नाम लिया कि वो है स्टेफेलोकोकस। तो ये जो स्टेफेलोकोकस होता है ये नॉर्मली स्किन के ऊपर रह रहा होता है या पेरिनियम में। पेरिनियम क्या होता है, एनस के ऊपर वाली जो स्किन होती है उधर। अब ये किस तरह से वेजाइना में पहुंच जाता है, ये ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से पहुंच जाता है या फिर अनकंटेमिनेटेड हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से। इसके अलावा तीसरे कॉजेटिव एजेंट का नाम बोला कि स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये नॉर्मली हमारी स्किन में होता है, थ्रोट में होता है, बाजू का ये इंटेस्टाइन्स में या गट में भी होता है और ये वेजाइना में उसी तरह से पहुंच जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से या फिर पेरिनियम, अगर पेरिनियम वाला एरिया अगर गंदा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे होगा और वहाँ से फिर ये वेजाइना में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्योंकि पास पास ही हैं। इंटेरोकोकस का नाम लिया तो इंटेरोकोकस भी हमारी गट में मौजूद होता है और ये फीकल कंटेमिनेशन की वजह से ही हमारी वेजाइना में पहुँच सकता है और फिर एरोबिक वेजिनाइटिस की वजह बन सकता है। अब आ जाते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के ऊपर।